हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर ही क्यों लागू होता है और घटते प्रतिफल का जो नियम है उसका क्या महत्व है। वाई डज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मेनली अप्लाई टू एग्रीकल्चर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो इस हमारे आज के वीडियो के दो पार्ट रहेंगे। पहला हमारा पार्ट रहेगा कि घटते प्रतिफल का नियम जो है वो एग्रीकल्चर पर ही मुख्य रूप से लागू क्यों होता है, और दूसरा जो घटते प्रतिफल का नियम है उस नियम का जो है इकोनॉमिक्स के अंदर क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कारक का जो घटता प्रतिफल का नियम है वो होता क्या है। कारक के घटते प्रतिफल के नियम से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें जैसे जैसे स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, वैसे वैसे जो होता है सीमांत उत्पादन कम होता चला जाता है और इसके साथ साथ जो औसत लागत है उसमें वृद्धि होने लगती है। तो जब प्रोडक्शन के अंदर ये सिचुएशन आ जाती है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है और जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ रही है, तो उस अवस्था को हम कारक के घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं और इसी को यमज कारक का घटते प्रतिफल का नियम कहा जाता है। कारक के घटते प्रतिफल का नियम मुख्य रूप से कृषि पर ही क्यों लागू होता है। अगर हम वैसे देखें तो घटते प्रतिफल का नियम जो होता है कृषि और उद्योग दोनों पर ही लागू होता है और बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का यह मानना भी है कि ये नियम जो है जीवन के हर क्षेत्र में अप्लाई होता है। लेकिन ये एग्रीकल्चर के अंदर जो है जल्दी लागू होता है और एग्रीकल्चर के अंदर ये अवश्य लागू होता है। तो इसके एग्रीकल्चर पर लागू होने के जो कारण हैं उन कारणों को अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है प्राकृतिक कारण, कि एग्रीकल्चर जो है कृषि के अंदर जो भी उत्पादन की क्रियाएं होती है उनमें प्रकृति का ज़्यादा रोल होता है। यानी एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो भूमि पर निर्भर करता है। भूमि जो है हमारा नेचुरल एलिमेंट है, वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है, जलवायु पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है वो नेचुरल जो रिसोर्सेज है या जो नेचुरल एलिमेंट है उनके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे में इन जो नेचुरल एलिमेंट्स है उनके साथ में अगर हम श्रम और पूंजी की मात्रा लगाते हैं ज़्यादा, तो उसमें एक सीमा तक ही उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में जो है, क्योंकि ये जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं ये ज़्यादा प्रभावी तत्व होते हैं, तो केवल श्रम और पूंजी की सहायता से उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। उसके बाद भी अगर आप श्रम और पूंजी की ज़्यादा मात्रा इसके ऊपर लगाते हैं तो ऐसे में जो है सीमांत उत्पादन घटने लगता है और कारक के घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। दूसरा जो कारण है भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी, ये हम सभी को पता है और विशेष रूप से जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनको जरूर जरूर पता है कि जब हम किसी भी भूमि के टुकड़े के ऊपर लगातार खेती करते हैं, कि एक ही एक जमीन है अगर उसके ऊपर आप लगातार खेती करते चले जाते हैं तो उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में जब उसकी उपजाऊ शक्ति के अंदर कमी आएगी और उसके बाद भी अगर आप प्रोडक्शन और जारी रखना चाहते हैं, यानी श्रम और पूंजी की मात्रा और लगा करके हम जो प्रोडक्शन को जारी रखना चाहते हैं, तो उस अवस्था के अंदर भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी आने की वजह से सीमांत उत्पादन गिरने लगता है और कारक के घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। आगे श्रम विभाजन के कम अवसर। श्रम विभाजन का मतलब होता है कि काम जो होता है उस काम को हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे सिलाई का काम है, सिलाई के काम में काम को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति वो नाप ले रहा है, दूसरा जो वो कटाई कर रहा है कपड़े की, तीसरा व्यक्ति जो है सिलाई कर रहा है और चौथा व्यक्ति जो उसकी फिनिशिंग कर रहा है। तो इस प्रकार से जब आप इस काम को चार भागों में बांट लिया तो एक व्यक्ति को केवल नाप ही नाप लेने का कार्य दिया जाता है। तो वो लगातार जो है तेजी से जो है अच्छे तरीके से नाप लेगा और इसमें वो कुशलता प्राप्त कर लेगा तो अच्छे से काम कर पाएगा। एक व्यक्ति जो उसको कटाई कटाई का काम सौंप दिया तो वो केवल कपड़े की कटाई करेगा नाप के अनुसार, तो वो जो है अपने काम को तेजी से कर सकता है, क्योंकि लगातार जब हम एक ही एक प्रकार का कार्य करते हैं तो उस काम में हम जो परफेक्ट हो जाते हैं। अगले जो व्यक्ति है उनको सिलाई का काम सौंप दिया जाता है तो वो लगातार सिलाई का कार्य करते हैं तो उसको और अच्छे तरीके से और तेजी से कम समय में कर पाते हैं। और लास्ट जो होता है उसकी फिनिशिंग, उसको जो है इस्त्री वगैरह करना या उसकी और जो फिनिशिंग का कार्य है वो करना। तो इस प्रकार से जब हम किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और उसके बाद में अलग अलग व्यक्तियों को जो है अलग अलग कार्य सौंप दिया जाता है उनके क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार, तो वो उन कार्यों को तेजी से करते हैं और इसको हम श्रम विभाजन कहते हैं। तो
एग्रीकल्चर जो होती है उसके कार्यों को जो छोटे छोटे भागों में बांटना संभव नहीं होता, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर एक कार्य जो होता है वो एक साथ ही होता है। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति को कह दिया आप बिजाई करो, दूसरे को उसी समय कह दिया कि आप निराई गुड़ाई कीजिए, तीसरे को उसी समय कह दिया कि ये दोनों तो बिजी हैं, आप जो इसके अंदर जो है सिंचाई कीजिए। तो इस प्रकार से हम जो उन कार्यों को छोटे छोटे भागों में नहीं बांट सकते, क्योंकि पहले बिजाई का काम होगा, सारे व्यक्तियों को बिजाई करनी पड़ेगी, उसके बाद में निराई गुड़ाई का काम है, सिंचाई का काम है। तो जब वो काम होता है तो एक साथ एक ही काम होता है। तो इस वजह से वहाँ पर जो है काम को छोटे छोटे भागों में न बांटने की वजह से वहाँ पर श्रम विभाजन संभव नहीं होता। और श्रम विभाजन न में होने के कारण वहाँ पर जो है श्रम विभाजन से जो लाभ मिलते हैं, जो काम तेजी से होता है, उत्पादन बढ़ता है, लागत कम होती है, वो प्राप्त नहीं हो पाते। इस कारण से जो है एग्रीकल्चर के अंदर घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। नेक्स्ट है देखभाल में कमी। जब ज़्यादा क्षेत्र के अंदर भूमि की जाती है, ज़्यादा श्रम और पूंजी का प्रयोग किया जाता है, तो उस अवस्था के अंदर जो खेत दूर दूर तक फैले होते हैं, तो उस अवस्था के अंदर जो होता है खेतों की जो है ज़्यादा सही तरीके से देखभाल नहीं की जा सकती। और जब ज़्यादा अच्छे तरीके से देखभाल नहीं करेंगे तो श्रमिक जो होते हैं वो लापरवाही से कार्य करते हैं। श्रमिक जब तक मालिक वहाँ पर होगा तब तक काम करेंगे, उसके बाद वे बैठ जाएंगे, आपस में बातें करने लगेंगे या ढंग से काम नहीं करेंगे। तो जब इस प्रकार की लापरवाही श्रमिकों की तरफ से होने लगती है या उनको लापरवाही करने का मौका मिलता है, तो उस वजह से जो है सीमांत उत्पादकता उनकी कम होने लगती है। और जब सीमांत उत्पादकता में कमी आती है तो उसकी वजह से जो है कारक के घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। इसके बाद है मशीनों का कम प्रयोग। कृषि के अंदर जो है पूंजी का कम प्रयोग किया जाता है, यानी मशीनों का यूज कम होता है और ज़्यादातर जो कार्य होता है वो श्रम की सहायता से किया जाता है। और जब हम पूंजी का कम प्रयोग करें तो पूंजी के कारण जो आंतरिक और बाहरी बचतें होती है, वो बचतें जो होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं मिल पाती। तो कारक के जो बढ़ते प्रतिफल होते हैं उसका जो कारण होता है वो आंतरिक और बाहरी बचतों का प्राप्त होना ही है। और जब आंतरिक और बाहरी बचतें नहीं मिल रही है तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर के अंदर कारक के जो है बढ़ते प्रतिफल के स्थान पर घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर में जो है मशीनों का कम प्रयोग करने की वजह से कारक के जो है घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। आगे मौसमी व्यवसाय। हम सभी को पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो एक मौसमी व्यवसाय है, जिसके अंदर साल के जो है कुछ ही महीनों में काम होता है। यानी मुख्य रूप से जो काम होता है वो बिजाई के समय होता है या कटाई के समय होता है। बीच के जो समय होता है उस समय के अंदर जो है श्रमिकों को पूरा काम नहीं मिल पाता। और अगर श्रमिकों को पूरा काम नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से जो श्रमिक है और जो पशु है वो बेकार रहते हैं, खाली रहते हैं, यानी उनको कोई काम नहीं है। और जब कोई भी व्यक्ति खाली रहता है और प्रोडक्शन में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो उसकी वजह से जो है लागत बढ़ जाती है, क्योंकि पशु जो है वो चारा खाएंगे। श्रमिक जो है, अगर हमने किसी श्रमिक को पूरे साल के लिए काम पर लगा रखा है तो वो श्रमिक तो अपना मेहनताना लेगा ही लेगा, चाहे उसको काम पर लगाओ या ना लगाओ। तो इस अवस्था के अंदर जब मौसमी व्यवसाय होने की वजह से जो है लागत बढ़ने लगती है और लागत बढ़ने की वजह से जो है कार्य के घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगती है। आगे भूमि के उपजाऊपन में अंतर। सारी की सारी भूमि जो है एक जैसी उपजाऊ नहीं होती। कुछ भूमि जो होती है कम उपजाऊ होती है और कुछ भूमि जो होती है अधिक उपजाऊ होती है। जैसे जो रेतीली जमीन है वो कम उपजाऊ है, और जो समतल जमीन है या जो पक्की मिट्टी की जमीन है वो जो है ज़्यादा उपजाऊ है। तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो सबसे पहले अधिक उपजाऊ जमीन के ऊपर खेती करता है। जब अधिक उपजाऊ जमीन नहीं बचती है, सारी अधिक उपजाऊ जमीन के ऊपर खेती की जाती है, शुरू हो जाती है, उसके बाद जब खेती की जाती है तो उसके बाद में जिस नई भूमि का प्रयोग किया जाएगा उसकी उपजाऊ शक्ति कम होती है। तो जब हम कम उपजाऊ वाली भूमि के ऊपर खेती करते हैं तो वहाँ पर जो सीमांत उत्पादन है वो भी कम होता है। और जब सीमांत उत्पादन कम होता है वहाँ पर कारक के घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। तो जो भूमि की उपजाऊ जो शक्ति है उसमें जो डिफरेंस है कि कुछ भूमि ज़्यादा उपजाऊ है, कुछ भूमि कम उपजाऊ है, उसकी वजह से भी जो है कारक के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। आगे है भूमि की सीमित मात्रा। जो भूमि है वो हमें पता है कि जो है सीमित है। भूमि की पूर्ति जो बेलौसदार है। तो भूमि की जो पूर्ति सीमित है उसकी वजह से भी कार्य के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। भूमि की पूर्ति सीमित होने की वजह से
उस भूमि की जो एक निश्चित मात्रा, उसके ऊपर एक सीमा तक ही श्रम और पूंजी को बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद भी अगर आप और श्रमिकों को कार्य पर लगाते हैं, या उसी जो सीमित भूमि के ऊपर, या जिस भूमि के ऊपर हम पहले से खेती कर रहे हैं, उसी के ऊपर ही अगर आप श्रम और पूंजी की मात्रा को बढ़ा करके और उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो है सीमांत उत्पादन कम होने लगता है और लागत जो वो बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से कारक के घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। इसके बाद है जो कारक के घटता प्रतिफल है, उस नियम की सीमाएं, यानी वो कौन कौन सी अवस्था है जिस अवस्था के अंदर कारक के घटते प्रतिफल जो है एग्रीकल्चर में लागू नहीं होते, घटते प्रतिफल की बजाय वहां पर जो कारक के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। तो सबसे पहला है नई भूमि पर कृषि प्रारंभ करना। जब प्रारंभ के अंदर नई भूमि के ऊपर एग्रीकल्चर शुरू की जाती है, तो शुरू शुरू के अंदर जो है भूमि के ऊपर जो है भूमि जो स्थिर है, स्थिर साधन का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता। उसकी वजह से जैसे जैसे हम शुरू के अंदर श्रम और पूंजी की अतिरिक्त मात्रा लगाते हैं, तो वहां पर जो है उत्पादन बढ़ने लगता है, सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से प्रारंभ के अंदर जो नई जमीन है उसके ऊपर कारक के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। दूसरा, अपर्याप्त श्रम और पूंजी की इकाइयों का प्रयोग। यदि प्रारंभ के अंदर जब उत्पादन शुरू किया जाता है, उस अवस्था के अंदर भूमि के ऊपर अगर पर्याप्त मात्रा में श्रम और पूंजी की इकाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है, और उसके बाद जैसे जैसे हम श्रम और पूंजी की पर्याप्त इकाइयों का प्रयोग करने लगते हैं, तो उससे भूमि का जो है सदुपपूर्ण प्रयोग होने लगता है, जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ता है। तो अगर प्रारंभ में ही हम कम श्रम और पूंजी की मात्रा यूज करते हैं, यानी भूमि के एक विशेष क्षेत्र के अंदर जितने श्रम और पूंजी की जरूरत होती है, अगर हम उससे कम श्रम और पूंजी का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर भूमि का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता। इसकी वजह से शुरू में उत्पादन कम है, जैसे ही हम उसमें श्रम और पूंजी की अतिरिक्त इकाइयां लगाते हैं, तो भूमि का पूर्ण प्रयोग होने लगता है, और भूमि का पूर्ण प्रयोग होने की वजह से उत्पादन जो वो बढ़ने लगता है। आगे कृषि कला में सुधार। यदि कृषि कला है, यानी खाद है, बीज है, स्प्रे है, ये जो है उन्नत किस्म के प्राप्त होने लगते हैं, सिंचाई की अच्छी सुविधाएं प्राप्त होने लगती है, तो उसकी वजह से जो है कृषि के अंदर उत्पादन बढ़ने लगता है। और जब कृषि के अंदर उत्पादन बढ़ने लगता है, तो उसकी वजह से कारक के घटते प्रतिफल प्राप्त नहीं होते। तो मुख्य रूप से ये तीन अवस्थाएं हैं। नई भूमि के ऊपर कृषि प्रारंभ करते हैं, तो वहां पर कारक के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। अगर शुरू के अंदर खेती की जाती है, तो वहां पर पूंजी और श्रम की अगर पर्याप्त मात्रा यूज नहीं की जाती है, तो वहां पर भी कारक के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। और अगर कृषि कला यानी खेती की जो विधियां है, सिंचाई की अच्छी सुविधाएं अगर मिलने लगती है, खाद उत्तम किस्म की मिलने लगती है, बीज बढ़िया क्वालिटी के मिलने लगते हैं, रासायनिक जो उर्वरक है अगर वो अच्छी क्वालिटी के मिलने लगते हैं, पर्याप्त मात्रा में मिलने लगते हैं, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर के अंदर जो है कारक के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। इसके बाद है कारक के घटते प्रतिफल के नियम का महत्व। कारक का जो घटते प्रतिफल का नियम है, वो इकोनॉमिक्स के अंदर काफी महत्वपूर्ण नियम है, और इसका जो महत्व है वो काफी अधिक है। तो कारक के घटते प्रतिफल के नियम के महत्व को अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत का आधार। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था, और माल्थस ने यह बताया था कि जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है, वो जो ग्रेन की ग्रोथ रेट है, यानी कृषि जो खाद्यान्न है उसकी ग्रोथ रेट से ज्यादा होती है। इसके पीछे कारण ये है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, वैसे वैसे जनसंख्या की जो खाद्यान्न की मांग है उसको पूरा करने के लिए जो है एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा श्रम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ज्यादा श्रम का प्रयोग करने पर भी वहां पर जो उत्पादन जो है जनसंख्या वृद्धि दर से कम रह जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। इसकी वजह से वहां पर जो है उत्पादन में कमी होने लगती है, सीमांत उत्पादन गिरने लगता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो जनसंख्या वृद्धि की तुलना में कम हो जाता है। आगे लगान सिद्धांत का आधार। रिकार्डो ने जो लगान सिद्धांत दिया था, वो कारक के घटते प्रतिफल के सिद्धांत पर ही आधारित है। रिकार्डो ने ये कहा था कि आप श्रम की जो इकाइयां लगाते हो, जैसे जैसे आप श्रम की अतिरिक्त इकाइयां लगाते जाओगे, हर अगली इकाई का जो सीमांत उत्पादन है वो पहली इकाई के सीमांत उत्पादन से कम होगा। मान लीजिए हमने एक श्रमिक लगाया, उसकी वजह से सीमांत उत्पादन 10 है, दूसरा श्रमिक हमने लगाया, सीमांत उत्पादन 8 है। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में जो अंतर है,
यानी पहली श्रम की इकाई प्रयोग की जाती है और जो दूसरी श्रम की इकाई प्रयोग की जाती है, इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्शन में अंतर है वही जो है लगान कहलाता है। तो इस प्रकार से रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है वो कारक के घटते प्रतिफल के नियम पर ही आधारित है, क्योंकि जब घटते प्रतिफल के नियम की वजह से सीमांत उत्पादन में जो अंतर आएगा, उनके बीच में जो अंतर आ रहा है वही जो है लगान है। नेक्स्ट है वितरण के सिद्धांत का आधार। वितरण का सिद्धांत वितरण का जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत ये कहता है कि भी उत्पादन का प्रत्येक जो साधन है उस साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर जो है मजदूरी या जो भुगतान किया जाना चाहिए। तो कारक ये जो वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है ये घटते प्रतिफल के नियम पर आधारित है। प्रत्येक जो उत्पादन का जो साधन है उसकी जब आप मात्रा को बढ़ाते हैं तो सीमांत उत्पादन जो वो कम होता चला जाता है। अब सीमांत उत्पादन अगर कम हो रहा है तो उस कारक के साधन को जो आय दी जाती है वो भी कम ही दी जाएगी। जैसे मान लीजिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, वो पहली इकाई की 10 है तो इसको 10 के बराबरी जो है पेमेंट की जाएगी। दूसरी इकाई की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 8 है तो इसको 8 के बराबरी पेमेंट की जाएगी। इस 8 वाले को हम जो है पहली इकाई के बराबर पेमेंट नहीं कर सकते, और अगर पहली इकाई के बराबर कोई प्रोड्यूसर पेमेंट करता है तो उसको जो है नुकसान होगा। तो इस प्रकार से जो वितरण का सिद्धांत है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, उसके अनुसार प्रत्येक जो उत्पादन का साधन है उस साधन को जो भुगतान किया जाता है उसकी सेवा के बदले में वो उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही दिया जाता है। आगे इष्टतम उत्पादन का आधार। जब घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं तो कोई भी जो उत्पादक है उस उत्पादक को यह पता चल जाता है कि अब जो है इष्टतम उत्पादन की जो अवस्था है उसको प्राप्त किया जा चुका है। और इष्टतम उत्पादन का मतलब है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। तो जहाँ पर कॉस्ट जो होती है मिनिमम होती है उस अवस्था को हम जो है उत्पादन का इष्टतम स्तर कहते हैं। तो जब कारक के घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं, इसका मतलब क्या है, जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ने लगी है। तो ये जो बिंदु, न्यूनतम जो बिंदु है, ये जो है हमारे लिए इष्टतम उत्पादन की अवस्था है। इसके बाद भी अगर कोई प्रोड्यूसर और उत्पादन को बढ़ाना चाहता है तो उसकी वजह से जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर जो है उसको नुकसान होने लगता है। तो इस प्रकार से कारक का जो घटते प्रतिफल का नियम है, जैसे ही कारक का घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है वैसे एक प्रोड्यूसर को ये समझ लेना चाहिए कि इष्टतम उत्पादन की अवस्था है वो आ चुकी है और अब उसे आगे उत्पादन को इस प्लांट के अंदर नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर इसी प्लांट के अंदर उत्पादन को बढ़ाया जाएगा तो उसकी वजह से जो है हानि होने लगेगी। आगे आर्थिक विकास पर प्रभाव। कारक का जो घटते प्रतिफल का नियम है उससे देश के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब कारक के घटते प्रतिफल की अवस्था आ जाती है और उसके बाद भी अगर एक देश के अंदर उत्पादन को बढ़ा करके विकास किया जाता है तो उसके कारण जो है विकास के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब कारक के घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं उसकी वजह से प्रोड्यूसर को नुकसान होने लगता है और सीमांत उत्पादन में कम वृद्धि होती है, जिसकी वजह से विकास के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा लोगों का जो जीवन स्तर है उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब लोगों की सीमांत उत्पादकता कम हो जाएगी तो उनको पेमेंट भी कम दी जाएगी, और पेमेंट कम देने की वजह से उनकी आय स्तर में गिरावट आएगी और आय स्तर में गिरावट आने की वजह से उनके जीवन स्तर में भी गिरावट आएगी। तो रिकार्डो जो था उसने अपने जो विकास का सिद्धांत था उसके अंदर जो विकास की स्थिर अवस्था बताई थी। जैसे रिकार्डो ने ये कहा था कि भी शुरू के अंदर उत्पादन विकास में वृद्धि होगी, उसके बाद जाकर के ये जो कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये विकास की जो स्थिर अवस्था है, स्थिर अवस्था जो है विकास के कारक के घटते प्रतिफल के नियम के कारण ही आती है, क्योंकि इसके बाद कारक के घटते प्रतिफल का नियम लागू होने लगता है तो आगे और श्रमिकों को जो उत्पादन के साधन उनको काम पर नहीं लगाया जाएगा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर जो है एक स्थिर अवस्था से जो है विकास होता है। इसके बाद उद्योगों का महत्व। कृषि के मुकाबले उद्योगों में कारक का जो घटता प्रतिफल का नियम है वो देरी से लागू होता है। यानी उद्योगों के अंदर कुछ समय तक कारक के घटते प्रतिफल के नियम को लागू होने से रोका जा सकता है। इसलिए किसी भी देश के अंदर जो है उत्पादन को बढ़ाने की संभावना ज़्यादा एग्रीकल्चर में कि एग्रीकल्चर की बजाय उद्योगों में होती है। इसलिए उद्योगों के अंदर ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर हम श्रमिकों की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से वह उत्पादन जो है कम नहीं होगा बल्कि सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाएगी या स्थिर रहेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है देरी तक श्रमिकों को काम पर लगाया जा सकता है और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एग्रीकल्चर में कारक का घटता प्रतिफल जल्दी लागू होने लगता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की संभावना
नहीं है। जनसंख्या प्रवास का आधार। पहले आप जनसंख्या प्रवास का अर्थ जानते हैं। जैसे मान लीजिए आप ए स्थान पर रह रहे हो, अगर आप ए स्थान की बजाय बी स्थान पर जाकर के काम करना चाहते हो या बी स्थान पर रहना चाहते हो, तो उसकी वजह से जो है ये आपका प्रवास माना जाता है। तो जब एक व्यक्ति जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के निवास करने लगता है तो उसको हम जो है प्रवास कहते हैं। अब इसके पीछे कारण जो है वो कार्य का घटता प्रतिफल है। मान लीजिए ए स्थान है, ए स्थान के ऊपर जो है 50 व्यक्ति काम करने वाले हैं। अब 50 व्यक्तियों को जब काम के 40 व्यक्तियों को जब काम पर लगाया तब तक जो है कार्य के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त हो रहे थे। लेकिन जैसे अपन 40 से आगे व्यक्तियों को काम पर लगाते हैं तो वहाँ कार्य के जो है घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। जब कार्य के घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगेंगे तो 40 के आगे जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों को इस क्षेत्र में काम पर या तो लगाया नहीं जाएगा, और अगर लगाया जाएगा तो उसकी वजह से उनकी सीमांत उत्पादकता कम होने की वजह से उनको इनकम कम दी जाएगी, जिसकी वजह से ये व्यक्ति मजबूर हो जाएंगे कि अब यहाँ पर तो जो कार्य के घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगे हैं, अब मुझे बी क्षेत्र के अंदर जाकर के काम करना चाहिए। हो सकता है कि वहाँ पर जो है मुझे ज़्यादा इनकम मिल जाए। इसलिए ज़्यादातर जो प्रवास का कारण है या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो व्यक्ति जाते हैं, एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में जो व्यक्ति काम करने के लिए जाते हैं, उसके पीछे कारण ये है कि जिस स्थान पर वो रह रहे हैं वहाँ पर कार्य के घटते प्रतिफल प्राप्त होने की वजह से उनको जो है कम इनकम मिल रही है, इसलिए वो अधिक इनकम प्राप्त करने के लिए दूसरे स्थान पर या दूसरी जगह पर जा के काम करना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या जो प्रवास है वो उसके पीछे कारण है कारक के घटते प्रतिफल। अगर एक स्थान पर कारक के बढ़ते प्रतिफल ही प्राप्त होते रहेंगे तो व्यक्ति वहीं पर काम करना पसंद करेगा। इसके साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।